ये यूजीसी नेट एमपी सेट के लिए जो यूनिट 10 है, अन्य गद्य विधाओं को वैसे मैंने कल कराई थी वीडियो। क्लास आपको करा दी है। माटी की मूरतें हम कंप्लीट पढ़ चुके थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि आपकी केवल आवाज़ आ रही थी और बाद में जो वीडियो थी वो रुक गई थी, और इस वजह से मैं आपको जहाँ पर भी ये रुकी है वहाँ से दोबारा इसको आज करवा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लेकिन हाँ, मैंने जिस तरह के तरीके से कल आपको बिल्कुल डिटेल में सारी करवाई थी, उस तरह से मैं आज नहीं करवा पाऊँगी। लेकिन मेरा ये औचित्य है कि आप पूरा एक बार मैं आपको पूरा ये दिखा ज़रूर दूँगी। आपको यहाँ पर पॉज़ करके इसको पढ़ लेना है, ठीक है? ये शॉर्ट नोट्स हैं और ये आपके काफ़ी काम आएँगे। तो माटी की मूरत है तो हमारी कल कंप्लीट हो ही चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा कौन-सा आता है, ठकुरी बाबा भी हमने कल पूरा ही पढ़ लिया था। मुर्दैया में यहाँ पर अरे ये आपको पता ही होगा, यहाँ पर किस्नू भौजी पर हमारा क्या था, ये जो वीडियो है वो पॉज़ हो गई थी, है ना? आपने देखी होगी वीडियो तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो आप ज़रूर पूरी देख लेना। तो किस्नू भौजी इसमें कौन है? मुर्दैया में अ, एक 22 वर्ष की स्त्री है। अब मैं थोड़ा-सा शॉर्ट में चलूँगी, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मेरी तरफ से भई अब दोबारा इतनी लंबी-चौड़ी एक वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड करने की क्षमता इतनी नहीं होती है और ना ही दोबारा से आप कर पाएँगे। जेदी चाचा लरखुर ये भी इसमें एक पात्र है जो कि गाँव के सामान्य हरवाहे हैं। अभी हम यहाँ पर मुर्दैया पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। पत्तू मिश्र भी इसमें एक पात्र है, और करपात्री जी, हीरालाल, पारसनाथ पांडे। इसके अलावा हम बात करें तो लाल बहादुर सिंह एक बड़े जमींदार के आवारा शराबी बेटे हैं, जो कि हाई स्कूल के छात्र और लेखक के मित्र भी थे। सुग्रीव सिंह का नाम आता है। सुग्रीव सिंह का नाम याद रखना। संरक्षक की भूमिका निभाते हैं किसकी? तुलसीराम की, और लेखक को खूब प्रोत्साहित भी करते हैं पढ़ने के लिए। चिंतामणि सिंह इसका नाम इसमें आता है। रूपराम, तपसीराम, रामधन ये सारे पात्र आपको याद रखने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने साथ में लिख रखे हैं, आप इनको अच्छे से देख लेना। देवराज सिंह ये ऊपर से लेखक के मित्र बनते हैं, लेकिन छल और विद्वेष से लेखक की छात्रवृत्ति में से आधे यानी कि 81 रुपए जबरन ले लेते हैं। विजयी पांडे लेखक की जाति के 128 लोगों के खिलाफ ये झूठा मुकदमा दायर करने वाला शख्स है। अरुण कुमार सिंह अरुण कुमार सिंह आजीवन मित्र रहा था लेखक का, ये ध्यान रखना, और आजमगढ़ के कम्युनिस्ट नेता और विधानसभा सदस्य तेज बहादुर सिंह के नाती हैं, ठीक है? तो इनके बारे में याद रखिएगा। आगे इसमें कुल 7 अध्याय हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 7 अध्याय जो क्रम से इस प्रकार यहाँ पर दे रखे हैं। क्रम इनका ज़रूर याद रख लेना क्योंकि इनका क्रम ही पूछा जाता है। बहुतई पारिवारिक पृष्ठभूमि सबसे पहला है। इसके ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप देख लीजिएगा। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत ये कौन कहते हैं? तो ये तुलसीराम ने ही कहा है। गाँव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौए का मांस खाया है इसलिए वह मरती नहीं है। ठीक है? दादी की जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 100 से भी ऊपर ऊपर हमने देखा था, और लोग ये कहते थे कि गा दादी कौए का मांस खाई है इसलिए मरती नहीं है। और आगे देखेंगे जो इसमें इम्पोर्टेंट होंगे उनको देख लेंगे। वो कहते हैं तुलसी राम जी की चमरिया माई और ढी बाबा 2 ऐसे ही देवी-देवता थे जिनकी पूजा दलित करते थे, जबकि मंदिरों में जाने की परमिशन दलितों को नहीं थी, है ना? आप जानते हैं पहले जिनको निम्न जाति समझा जाता था, उनको मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था, ठीक है? आगे देखते हैं, इसको देख लेना। और इसके अलावा हमारे घर में शिव नारायण पंथ की परंपरा में साल में 3 अवसरों पर समारोह होता था जिसमें बड़ी संख्या में चेले उपस्थित होते थे। और ये 3 अवसर कौन-से थे? होली, दिवाली और जन्माष्टमी। आगे देखेंगे मुर्दैया तथा स्कूली जीवन इसका दूसरा जो है भाग है, और इसमें ये जो गीत है ना, ये गाया जाता है और ये इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यू भी है, पूछा भी जाता है। जइसन कहत बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ ससतिया सावा रामा, ठीक है? ये रामा का गीत आप याद कर लेना। आगे है वो कहते हैं तुलसी राम जी की कक्षा 2 में जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपया पस कराई यानी कि पास कराने का घूस लेता था। जो उनका मुंशी था वो पास कराने के लिए बच्चों से क्या लेता था? रिश्वत लेता था, और ये 2 रुपया उस समय तुलसीराम को बड़ी मुश्किल से मिलते थे अपने घर से, और जो बच्चा पैसा नहीं देता था, उसको फ़ेल कर दिया जाता था। आगे यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, दादी एक छोटी-सी काव्य में कहानी सुनाती थी, जो कहानी इस प्रकार थी, एक कहानी ज़रा एक बार याद रख लेना, राजा रानी आवेली पोखरा खनावेली, है ना? ये इम्पोर्टेंट है, ये कविता इस तरह से पूछ ली जाती है कि ये पंक्तियाँ किस गद्य विधा से ली गई हैं, किस रचना की हैं। आगे बताते हैं कि हमारे घर में सोने के लिए जाड़े के दिनों में घर घर के जो फर्श था, फर्श पर धान का पुआल बिछाकर
सो जाते थे। और नेक्स्ट है उस वक़्त हमारे क्षेत्र के वो बताते हैं तुलसीराम जी तमाम ब्राह्मण जो थे, उस समय की 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्हीं सिवानों से घिरे हमारे धर्मपुर गाँव का नाम आया है, ऊपर मैं इनको बता चुकी हूँ, एक बार देख लेना। और नेक्स्ट है अकाल में अंधविश्वास, ठीक है? अकाल में अंधविश्वास, ये इसका तीसरा भाग है, इसको याद रख लेना। और वो बताते हैं कि मैं गणित के प्रश्नों को चिकनी ज़मीन पर खपड़े से लिखकर हल कर लेता था। गणित के प्रश्नों को चिकनी ज़मीन पर ही लिख कर के हल कर लेता था, फिर उसे छोटे-छोटे अक्षरों में पटरी या कॉपी पर उतार लेता था। तो आप लोग जो बहाना बनाते हो ना कि हम नहीं पढ़ सकते या पढ़ने के लिए समय नहीं है या ये नहीं है, हमारे पास सुविधाएँ नहीं है, है ना? जिसको पढ़ना होता है, जिसको कुछ जीवन में करना होता है ना, उसके लिए ये सारे बहाने क्या हैं, बेकार होते हैं। आगे वो कहते हैं कि तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी, ठीक है? दलित बच्चों को क्या दिया जाता था? राक्षसों की भूमिका में रखा जाता था। और नेक्स्ट है आज़ादी के बाद स्कूली छात्रों के बीच एक श्रमदान की प्रक्रिया स्कूल में कराई जाती थी, जिसके तहत बच्चों को स्कूल में पहुँचते ही स्कूल की सफाई करवाते थे उन बच्चों से, ठीक है? और नेक्स्ट है पढ़ाई के दृष्टिकोण से जो हेडमास्टर परशुराम सिंह है वो कहते हैं लेखक कि मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे, वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते और जब ज्यादा खुश होते तो कहते थे कि ई चमरा एक दिन हमारे स्कूल की इज्जत बढ़ाई, ठीक है? एक दिन ये जो चमार का बच्चा है वो हमारे स्कूल की इज्जत बढ़ाएगा। और ये गीत इसमें गाया गया है, इसको देख लेना। पनिया भरत के हिनकर टिकवा हेरले रामा रोवत घरवा आवे लेके सांवरे गोरिया। आम भाषा में धोबिया नाच, ठीक है? धोबिया नाच यहाँ पर होता था, इसको देख लेना। और इसमें क्या होता था कि घुंघरू को पैरों के बदले कमर में बाँधा जाता था। नेक्स्ट इसका जो अध्याय है वो है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन। मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, इनको याद रखना। वो कहते हैं कि 1959 की जो गर्मी थी, वो लगातार 2 साल से अकाल पड़ रहा था। इस वजह से बहुत ही बुरे दिनों में बदल चुकी थी। दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने वाले के रूप में मेरी माँग बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि एक जो पढ़ा-लिखा बच्चा है उसको सब चिट्ठियाँ लिखने के लिए बुलाते थे और पहला जो दौर था वो चिट्ठी पत्रों का ही दौर था, है ना? और आगे ये कहते हैं, इनको देख लेना। आज वो कहते हैं कि जब मैं अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर और अध्यक्ष बन चुका हूँ, तो ये स्वीकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 गरीब मज़दूर थे, जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा था। इनमें से एक थे सोवियत संघ के समूही खेती वाले मुन्नर चाचा, दूसरे डांगे को डंगरिया कहने वाले सोने और तीसरे थे दड़ियल जेदी चाचा। और आगे इसमें ये गीत जो गाया गया है ना, इसको एक बार देख लेना। हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, जेकर खेतबा दिन भर जोतली, ऊहे देला गारी हो दुख भारी, ठीक है? इस कुरीति पर एक विरह शैली में बड़ा ही लोकप्रिय गीत गाया जाता था। ये गीत आपको याद रखना है। बाबा विदा करें ले लरिका के मेहरिया, रहरिया में बाजे घुंघरू। अगर जो भी बच्चा नया है इस क्लास में, तो मैं उसको बता देती हूँ कि मैं थोड़ा-सा शॉर्ट में इसलिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये जो पूरी वीडियो है 2 घंटे से भी ज़्यादा की थी, जो कि मैंने कल डाल दी थी, है ना? और वो बीच में रुक गई थी, उसमें बफरिंग हो रही थी, इसलिए मुझे ये दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। केवल अपलोड, बच्चों के मैसेज बहुत सारे थे कि मैम दोबारा अपलोड कर दीजिए, लेकिन केवल अपलोड नहीं हो सकती, इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रही हूँ, है ना? और मैं दिखा इसलिए आपको सब पूरी पीडीएफ रही हूँ, ताकि आप खुद से पॉज़ करके इनको पढ़ लो। आगे कहते हैं कि इस कड़ी में बारात प्रस्थान के समय एक खास किस्म का नृत्य भी किया जाता था, जिसका नाम था दुक्कड़। ये भी ध्यान रखना, ठीक है? और ऐसे ही एक नाच हुआ करता था हुड़क। हुड़क की ध्वनि पर कहरुआ, हुड़क डमरू की आकृति वाला, उससे काफ़ी बड़ा वाद्य होता था, जिसे कलाकार अपनी बाँह के नीचे काँख में दबा लेता था और उसे अपनी कोहनी से बजाता था। ये यंत्र हमने देखा है और इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी आती लगती है। 5वाँ इसका अध्याय है भूतनिया नागिन, इसको पढ़ लेना। वो बताते हैं लेखक, सन 1961 के ही जाड़ों की बात है कि पिताजी माँ को मारने के लिए फरुई लेकर के दौड़े थे और मैं वहीं खड़ा था। मैंने बहुत ज़ोर से पिताजी को एक तमाचा मार दिया और उन्होंने मुझे उलटकर वैसे ही मारा। उनका तमाचा इतना ज़ोर का था कि मैं कुछ देर के लिए चौंधिया सा गया था, है ना? आगे है, अगला साल सन 1962 देश के तीसरे चुनाव होने वाला साल था। इसकी दस्तक से पहले ही स्कूल में एक बार फिर विकास प्रदर्शनी लगाई थी गई थी और इस बार इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि ये पूछा जा सकता है कि किस अंक में सबसे पहली बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में
फ़िल्म दिखाई गई थी, है ना? और इस फ़िल्म का नाम था चक्रधारी और ये दिखाई गई थी भूतनिया नागिन यानी कि 5वें अध्याय में। आगे देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा-सा देख लेना रिश्वतखोरी को क्या दिया जा रहा है। रिश्वतखोरी का यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि हरिहर दास ने उन्हें ₹2 दिया था। पिताजी ने मतलब जब चुनाव हुए थे तो उसके पिताजी ने वोट किसको दे दिया था? जिन्होंने उसे ₹2 रिश्वत के दिए थे। तो वो कहते हैं कि रामराज को वोट हमने दे दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर 1962 में वो कहते हैं कि 9वीं कक्षा में गए थे और 9वीं कक्षा में एक अन्य विषय जुड़ गया था रेखागणित जिसका नाम था। प्रधानाध्यापक धर्मदेव मिश्र लगभग रोज ही स्कूल पर सभा करते और बताते कि युद्ध के लिए हथियार के बदले अमेरिका सोना मांग रहा है। वे सुरक्षा कोष में सोना इकट्ठे करने के लिए प्रेरित करते थे। आगे देखते हैं, आप आगे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो अध्याय है वो है चले बुद्ध की राह। धर्मदेव मिश्र जो कि इनके 9वीं क्लास के बाद के प्रिंसिपल थे। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे और कवि होने के नाते ही उन्होंने अपना उपनाम कमलेश रखा हुआ था। कमलेश जी भक्ति साहित्य में कृष्णाश्रयी शाखा के बड़े प्रशंसक थे। आगे है, इसको आप लोग देख लेना, है ना? वे राहुल जी की प्रसिद्ध पुस्तक बोलका से गंगा इनकी कहानी है, इसकी विधा पूछी जाती है वैसे, ठीक है? ये कहानी थी राहुल सांकृत्यायन जी की, इसका नाम भी यहाँ पर इसका ज़िक्र भी हुआ है, इसके बारे में देख लेना। सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ और वे सच्चे ज्ञान की तलाश में एक दिन रात के समय घोड़े पर चढ़कर महल से भाग निकले। इस छोटे से पाठ ने मेरे मस्तिष्क में वो बताते हैं, आप जानते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं फिर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में उनके मन में बहुत सारे विचार उमड़ते-उमड़ते रहते हैं और बहुत सारा तूफ़ान उनके दिमाग में चलता रहता है। जैसा भी कोई किसी ना किसी को वो आइडल बना लेते हैं, जिस किसी की भी कहानी पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं वो कहानी उनके मन पर एक गहरी छाप छोड़ती है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरह से गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था, तो मुझे भी मेरे मन में भी इतना सारा तूफ़ान था उस वक़्त और मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी एक दिन घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? मैं भी घर छोड़कर एक दिन चला जाऊँगा, उसे खुद अपने आप में ये लगता था और उसने ऐसा किया भी था। इस छोटे से पाठ में वो कहते हैं कि सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध बने थे आगे चल कर के, वो सच्चे ज्ञान की तलाश में एक दिन घर से भाग निकले और इस छोटे से पाठ ने मेरे मस्तिष्क में एक चलता-फिरता चलचित्र सा छाप दिया। हरदम घुड़सवार बुद्ध मेरी कल्पना से गुजरते रहे। आगे वो कहते हैं कि हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे भी थी, इसलिए गौतम बुद्ध मुझे बहुत प्रिय लगने लगे और ऐसा लगता था कि निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चित हो गया है। आखिरकार जुलाई आ गई, घरवालों के विरोध के बावजूद मैं सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट स्कूल जाने लगा। घर पर आगे देख लेना। सुग्रीव सिंह का नाम यहाँ पर आता है। सुग्रीव सिंह हिंदी के अध्यापक थे और ये इन्हें हिंदी पढ़ाते थे और खूब प्रोत्साहित भी करते थे, है ना? और आगे देख लेना, जब मैंने कहा कि पढ़ाई में सबसे आगे मैं निकल गया हूँ, तो वे बहुत खुश हुए थे। सबसे बड़ा संकट ये था कि उन दिनों में जो वजीफ़ा मिलता था, वह कम से कम 6 महीने बाद मिलता था, ठीक है? अतः शुरू के 6 महीने का खर्च स्वयं उठाना पड़ता था। जब किसी कॉलेज वगैरह में एडमिशन होता था, तो जो वजीफ़ा मिलता ना स्कॉलरशिप जिसको आप बोलते हैं, ठीक है? वो 6 महीने के बाद मिलता था, 6 महीने का खर्च खुद ही उठाना पड़ता था। और इस समय उनकी जो हेल्प की थी ना, वो किसने की थी? सुग्रीव सिंह ने की थी। वो बताते हैं उन्होंने उस समय उनको ₹30 दिए और कहा था कि आजमगढ़ जाकर मैं पढ़ाई जारी रखूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर आजमगढ़ में फाका कसी, ये इनका इसका 7वां अंक है और 7वां अंक एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, है ना? यहाँ पर आरएसएस का जो है ज़िक्र भी हुआ है, ये देख लेना, ये रहा, ठीक है? जिसमें डीएवी कॉलेज में ये पढ़ते थे, उनको बाद में पता चला था कि ये पूरी तरह से आरएसएस के अधीन था। जो उसके टीचर थे ना, वो भी हाफ पैंट पहन कर के आते थे, ठीक है? हाफ पैंट पहन कर के आते थे और सफ़ेद कमीज़ जो कि आरएसएस वालों की ड्रेस है ना? वो वही पहन कर के आते थे और बाद में फिर क्या करते थे, प्रांगण में शामिल होकर के आरएसएस की शाखा में शामिल हो जाते थे। ये खत्म हो गया, इसके बाद है प्रेमचंद घर में। आप जानते हैं शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई जीवनी है। इनकी अन्य 2 जीवनी है, कलम का सिपाही और कलम का मज़दूर। और इसके बाद है ये इसका जो प्रकाशन है वो 1944 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम था अजायब राय और माता कौन थी? आनंदी देवी। इनके पिता ने इनको मुंशी धनपत राय, इनका मूल नाम जो पूछा जाता था वो है मुंशी धनपत राय, प्रेमचंद जी के बचपन का नाम था और इनके चाचा जी ने इन्हें मुंशी नवाब राय नाम दिया था और नवाब राय नाम से ही आप जानते हैं ये उर्दू में रचनाएँ किया करते थे। इन्होंने मर्यादा हंस और जागरण पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। ठीक है? और इनका जो पहला उपन्यास है वो प्रेमा को माना जाता है, लेकिन जो प्रेमा है उसके अनुसार इनका पहला उपन्यास कृष्णा को माना गया है जो 1905 ईस्वी में प्रयाग से छपा था, जबकि प्रेमा को दूसरा माना गया है।
2 बेटे थे श्रीपत राय, धुन्नु जिसका नाम था और अमृत राय बन्नु। ठीक है, प्रेमचंद 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति भी बने थे। इसको आप सभी जानते हैं। आगे देखते हैं, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को इस पुस्तक में 88 भागों में प्रस्तुत किया है। तो 88 भागों में पुस्तक प्रस्तुत हुई है, इसका देख लेना। पुस्तक की जो श्रद्धांजलि है बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखी है और इसका जो आमुख है ये शिवरानी देवी ने लिखा है। सारांश की अगर बात करें तो इसका देख लेना। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस जिले के लमही गांव में 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट है इस इनके बारे में आप पढ़ लेना भई, है ना? इनकी जो पहली शादी जिस तरह से हुई थी वह उम्र में इनसे बड़ी और बदसूरत थी और बाद में रोज की लड़ाई झगड़े से उबकर प्रेमचंद ने उसको उसके घर पहुँचा दिया और शिवरानी देवी से दूसरा विवाह कर लिया। शिवरानी देवी उस वक़्त की विधवा थी, है ना? इन्हें पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। ये सारी जो बताए गए हैं ना पंक्तियाँ, ये इनकी जीवनी से लिए गए हैं जो कि शिवरानी देवी ने खुद बताए हैं। प्रेमचंद की दिनचर्या का वर्णन करते हुए शिवरानी जी लिखती हैं कि रोज़ सुबह 4 बजे वो जगकर घूमने जाते थे, आकर के हुक्का पीते और नाश्ते में जो भी मिलता था खाकर केवल लिखने के लिए बैठ जाते थे। सबकी ज़रूरतों का बहुत ध्यान रखते थे प्रेमचंद जी, चाहे वह घर का नौकर ही क्यों ना हो। ये शिवरानी देवी जी इस जीवनी में लिखती हैं। प्रेमचंद ने अपने जीवन में विभिन्न पदों पर कार्य किया था, जैसे मास्टर, हेडमास्टर, फ़िल्म लेखक और संपादन। नेक्स्ट है वो हमेशा ही किससे आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे थे, ये भी ध्यान रखना। घर गृहस्थी के अनेक कष्टों से जूझते हुए उन्होंने अपना लेखन कार्य किया। गांधी जी से प्रेरित होकर के प्रेमचंद ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वे हिंदुस्तानी और राष्ट्रीय भाषा हिंदी में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है इनकी पुत्री का नाम है कमला, ये याद रखना। कमला के विवाह में इन्होंने कन्यादान नहीं किया था क्योंकि इनका ये कहना था कि बेजान चीज दान में दी जा सकती है, फिर लड़की का दान कैसा ही है मुझे पसंद नहीं है। प्रेमचंद होली, दिवाली और आदि त्योहारों को बहुत ही खुशी से मनाते थे और समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। भई मैं शॉर्ट-शॉर्ट में आपको इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि मुझे अब बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी है ये वीडियो, है ना? और इसमें पूरा मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो ये पूरा आप रिवीजन ज़रूर कर लेना, है ना? मैं कल करवा चुकी थी इसलिए मुझे दोबारा इसको करवाना पड़ रहा है। मंगलसूत्र इनका उपन्यास था जो कि अधूरा रह गया था। 8 अक्टूबर 1936 को इनका क्या हो गया था, देहावसान हो गया था। विशेष तथ्य हम इसमें देख लेना, 3 बहनों के बाद होने के कारण लोग प्रेमचंद को तेतर कहते थे। विजय बहादुर विमाता का भाई था, है ना? इनकी माता का देहांत हो गया था जब 8 साल के थे। तताकी इनका नौकर था, बड़े बाबू पिता के दोस्त थे, घी के साथ इनको शक्कर खाना बहुत अच्छा लगता था, गुड़ खाना बहुत पसंद था। अपनी पहली शादी में इतने खुश नहीं थे, इतने खुश थे कि मंडप छाने के लिए बाँस खुद काटे थे। पहला विवाह बस्ती जिले को मेंधावल तहसील में रामपुर गाँव में हुआ था। आगे बताती हैं कि इलाहाबाद जाने पर इनको ₹10 मिलते थे। जब इलाहाबाद में इन्होंने नौकरी की थी, तो इनको ₹10 तनख्वाह के मिलते थे, जिसमें से ₹7 घर भेज देते और ₹5 का ट्यूशन पढ़ाकर कुल ₹8 में अपना गुज़र-बसर करते थे। ठीक है? शिवरानी देवी की जो पहली शादी है, वो 11 वर्ष की उम्र में हो गई थी, लेकिन 3-4 महीने के बाद ये विधवा हो गई और दूसरी शादी इनकी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा साथ हुई थी। मुंशी देवी प्रसाद कौन थे? शिवरानी देवी के पिता थे और कमला थी प्रेमचंद की पुत्री। प्रेमा उपन्यास का नाम बाद में विभव हो गया था, ये भी याद रखना। शिवरानी देवी की जो पहली कहानी थी वो साहस नाम की थी, जो कि चाँद पत्रिका में छपी थी और प्रेमचंद को पत्र देख कर के ये मालूम हुआ था। आगे प्रमुख उद्धरण यहाँ पर देख लेना, वो कहती हैं कि उस समय विशाल भारत में मैंने एक लेख लिखा था, प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन। उसका अंतिम वाक्य था, प्रेमचंद जी के सत्संग में सत्संग में एक अजीब आकर्षण है, उसका उनका घर एक निष्कपट, आडंबर शून्य सद्गृहस्थ का घर है और यद्यपि प्रेमचंद जी काफ़ी प्रगतिशील हैं, समय के साथ बराबर चल रहे हैं, फिर भी उनकी सरलता तथा विवेकशीलता ने उनके गृह जीवन के सौंदर्य को अक्षुण्ण तथा अविचलित बनाए रखा है। ये श्रद्धांजलि से यानी कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है। आगे भी इसको पढ़ लेना, ये भी बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पर श्रद्धांजलि से ये पंक्ति ली गई है ना? वो बताते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी, जो प्रेमचंद जी शिवरानी देवी थी, वो प्रेमचंद जी से 21 ही थी, ना कि 19 थी, किसी भी चीज़ में वो उनसे कम नहीं थी। है ना? और आगे भी ये इन्होंने ही कहा है, आमुख उन्हीं के शब्दों में हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, ये शिवरानी देवी कहती हैं और हमने साथ-साथ ही ज़िंदगी के सब तूफ़ानों को झेला था। नेक्स्ट है स्त्री में स्त्रीत्व भी नहीं बल्कि मातृत्व भी होना चाहिए, जब तक भाव ना हो तब तक किसी से प्यार और पालन कुछ भी संभव नहीं है, ये प्रेमचंद शिवरानी देवी से कहते थे। नेक्स्ट है देख लेते हैं, आगे देखते हैं भई।
आप इनको पढ़ लेना, ये पंडित मनन द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, इनके बारे में कथन है, ठीक है? एक कहानी ये भी है, मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी गई, इनकी जीवन की कथा यात्रा है। ये ध्यान रखना, इनकी जीवन की कथा यात्रा है ये, ठीक है? इसमें उन्होंने क्या ज़िक्र किया है, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके संघर्षों के साथ-साथ उनके एवं उनके पति जो राजेंद्र यादव थे, ये भी एक लेखक थे। इनके आपसी संबंधों और उनकी रचनाओं के नेपथ्य के सृजनात्मक सूत्र भी दृष्टिगोचर होते हैं और ये 2 भागों में प्रकाशित हुई है। मन्नू भंडारी लिखती हैं कि आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं अच्छी तरह से बता देना चाहती हूँ कि यह मेरी आत्मकथा नहीं है। यानी कि कुछ विद्वान इसे आत्मकथा का नाम देते हैं, लेकिन मन्नू भंडारी जी इससे इनकार करती हैं और वो कहती हैं कि ये मेरे जीवन का केवल एक टुकड़ा मात्र है। ठीक है, जिस तरह से एक कहानी ज़िंदगी का एक अंश मात्र होती है, उसी तरह से ये भी है, पूरा जीवन मेरा इसमें नहीं है और आत्मपरक शैली में लिखी एक कहानी यह भी के केंद्र में संबंधों एवं लेखकीय जीवन की जटिलता अपनी कई स्थितियों को समेटे हुए उभर कर सामने आई है। सारांश इसका क्या है? तो मन्नू भंडारी के बारे में आप जानते हैं, एक मूर्धन्य पत्रकार भी रही हैं। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के भानपुरा में और मन्नू जी कहती हैं कि परिवार को बाद में आर्थिक झटका लगने के कारण अजमेर शिफ्ट होना पड़ा था। मन्नू के पिता एक और बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, ये याद रखना। आगे देखते हैं, सन 1942 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच का जो दौर था, वो बड़े ही उथल-पुथल का दौर था। लेखिका स्वयं इम्पोर्टेंट है और पीवाईक्यू भी है, ये पूछा भी जा चुका है कि जो लेखिका थी, वो किसके कहने पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो ये अपनी शिक्षिका शीला अग्रवाल के कहने पर, ठीक है? शीला अग्रवाल के ये कहीं-कहीं आपको प्राचार्य भी देखने को मिलेगा, यानी कि प्रिंसिपल और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसका ध्यान रखना, ये इनकी प्रिंसिपल थी शीला अग्रवाल। इनके कहने पर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, ठीक है? बनारस से इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की थी, ये याद रखना और इसके बाद है लेखिका मानती है कि ज़िंदगी के सभी महत्वपूर्ण मोड़ यहीं पर आए थे, यानी कि राजेंद्र यादव से भी उनकी जो मुलाकात थी, वो कहाँ पर हुई थी? स्कूल की लाइब्रेरी के लिए किताबें मँगवाने के सिलसिले में राजेंद्र से उनका परिचय हुआ था, ठीक है? और बाद में यहीं पर इनके जीवन में नए मोड़ आए। राजेंद्र से परिचय का क्रम पढ़ते-पढ़ते परिणय सूत्र में बदल गया। लेखिका के अनुसार यहीं से उनके व्यक्तित्व का विभाजन हुआ, एक पत्नी और एक लेखिका का। शादी के बाद मन्नू भंडारी को पति राजेंद्र यादव का व्यवहार बिल्कुल बहुत अजीब लगा। वो इनको लेकर के बहुत लापरवाह थे और केवल अपने अनुसार ही अपना जीवन जीते रहे। बताती हैं मन्नू भंडारी जी कि वह और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था टिंकू और वो दो बीमार हुए लेकिन राजेंद्र ने उनकी कभी सुध नहीं ली। मन्नू जी लिखती हैं कि कई बार तो वह इस संबंध को तोड़ देना चाहती थी, लेकिन अपने पिता के विरुद्ध जाकर के ये विवाह किया गया था। इसलिए इसका असफल होना और पुत्री टिंकू का बंटी बन जाना, आपका बंटी नामक इन्होंने एक उपन्यास लिखा है और उसमें जो बंटी है उसकी अवस्था, उसकी बारे में जो इन्होंने ज़िक्र किया उसको देखकर इन्हें ये लगा कि बंटी बन जाना उन्हें कतई भी स्वीकार नहीं था अपनी बच्ची का। मन्नू भंडारी की यह कहानी कई मायनों में पुरुष मानसिकता की पोल खोलती है। राजेंद्र शादी के बाद भी दूसरी औरत के पीछे भागते रहे। उन्हें प्रेमिका गीता इसलिए पसंद थी कि वह अक्खड़ और डोमिनेटिंग थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, वो इसमें उनका उनके बारे में भी ज़िक्र करती हैं। आगे है, मन्नू भंडारी ने इस कृति के माध्यम से अपने लेखकीय जीवन के संघर्ष के साथ-साथ व्यक्तिगत जीवन में संबंधों के उतार-चढ़ाव पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है। प्रमुख घटनाएँ की बात करें, तो ये याद रखना इसमें क्या-क्या लिखा है, इसमें आपातकाल का भी ज़िक्र हुआ है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ी और सरकार लेखकों को प्रलोभन देकर अपनी तरफ करने लगे थे। मन्नू भंडारी को भी पद्मश्री का लालच मिला था पर उन्होंने इसे ठुकरा दिया। मन्नू कहती हैं कि 1 इंच मुस्कान वो पूर्णतः अपनी कृति बताती हैं। इसमें राजेंद्र यादव का योगदान नाम मात्र था। इनकी कुछ कहानियाँ और रचनाएँ यहाँ पर लिखी गई हैं। दीवार, बच्चे और बारिश, नशा, ईसा के घर की कहानी, कील और कसक, अकेली, यही सच है, त्रिशंकु और स्त्री सुबोधिनी। इन कहानियों का ज़िक्र भी इस कृति में किया गया है। एक कहानी यह भी है, ध्यान रखना। इनकी कहानियाँ हैं सारी और एक वृद्ध महिला का हिंदी ना जानते हुए भी अपनी पोतियों के लिए मराठी उपन्यास का अनुवाद टूटी-फूटी हिंदी में करते देख मन्नू भंडारी आश्चर्य से भर जाती हैं। और उज्जैन में जो ये लेखिका थी, प्रेमचंद सृजन पीठ के निर्देशक के तौर पर नियुक्त की गई थी। इसमें राजेंद्र यादव के साथ मोहन राकेश और कमलेश्वर के संग उनके रिश्तों पर भी हल्का प्रकाश डाला गया है। आगे है आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर जी का है। तो ये एक जीवनी विधा की रचना है। शरत चंद्र के विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है और ये बांग्ला साहित्यकार थे शरत चंद्र, उनके बारे में लिखा गया 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये जीवनी 3 भागों में विभाजित है।
दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ठीक है? शरत चंद्र की बचपन की घटनाएँ दिशाहारा में लिखी गई हैं, दिशा की खोज में साहित्यिक जीवन और जीविका की खोज और दिशांत में सामाजिक कार्य व साहित्यिक विधाओं में उनकी रचनाशीलता को बताया गया है। इनकी भूमिका की बात करें, तो हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई के स्वामी श्री नाथूराम प्रेमी ने शरत साहित्य का प्रमाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया है। इसका मुख्य कारण था शरत चंद्र के प्रति मेरी अनुरक्ति। कौन कहते हैं? ये खुद विष्णु प्रभाकर जी कहते हैं कि शरत चंद्र के से मेरा बहुत ही लगाव था, इसीलिए इसको मैंने लिखा है। क्या उनके साहित्य को पढ़कर उनके जीवन के बारे में, विशेषकर श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में जानने की उत्कृष्ट इच्छा कई बार हुई है। इसके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा भई, है ना? काफ़ी लंबा है ये। आगे सारांश इसमें जो दिशाहारा है उसमें 18 शीर्षक हैं और इसमें अपने बचपन के बारे में इन्होंने बताया है, मतलब शरत चंद्र के बारे में बताया है। शरत चंद्र के पिता का नाम मोतीलाल चट्टोपाध्याय था और माता का नाम भुवन मोहिनी। उनका जन्म 15 सितंबर 1876 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले के एक छोटे से गाँव देवानंदपुर में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है देवानंदपुर, ठीक है? देवानंदपुर में हुआ था ये, या नाम याद रखना, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है? आगे है, शरत चंद्र का जो बचपन था वो देवानंद में बीता था, ठीक है? देवानंदपुर में बीता था, ये ध्यान रखना। ये पीवाईक्यू है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। आगे हमारा देखेंगे, दिशा की खोज, ये 18 शीर्षक हैं इसके अंदर, ठीक है? दिशा की खोज जो दूसरा भाग है, इसके भी 18 शीर्षक हैं, याद रखना। और आगे वो इस शीर्षक की शुरुआत होने के प्रकरण में जो शरत चंद्र था वो रंगून आ गया था। रंगून में वह अपने मामा अघोरनाथ के यहाँ पर रहकर अस्थायी क्लर्क की नौकरी करने लगा। है ना? और बाद में प्लेग फैल जाने के कारण वह बीमार हो गया, और लेकिन किसी तरह से उसके प्राण बच गए थे। शरत चंद्र के बारे में बताया जा रहा है और यहीं पर उनका परिचय किससे हुआ था? शांति से हुआ था, ये ध्यान रखना। आगे एक और इसमें इम्पोर्टेंट है, बड़ी दीदी नामक जो कहानी है, ये प्रकाशित हुई थी। मतलब शांति का शरत से विवाह हो गया था, लेकिन शांति की मृत्यु हो गई बहुत जल्दी, और इसी दौरान उनकी बड़ी दीदी नामक कहानी प्रकाशित हुई थी, और ये जो कहानी है ये शरत चंद्र के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद फिर इनका परिचय मोक्षदा नामक युवती से हुआ था, और ये मोक्षदा से विवाह करने के बाद उसका नाम हिरण्यमयी रख दिया था, ठीक है? और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इसमें जो आता है, एक दिन अचानक उसके घर में आग लग जाने से शरत चंद्र के बारे में बताया है लेखक ने कि एक दिन अचानक से शरत चंद्र के घर में आग लग गई, और उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ थी, तैलचित्र, चरित्रहीन नारी का इतिहास, ठीक है? ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये जैसी महत्वपूर्ण रचनाएँ जल करके खाक हो गई थी, और इससे क्षुब्ध होकर के उन्होंने फिर लिखना बंद कर दिया। ये ध्यान रखना, ठीक है? ये और इम्पोर्टेंट इसमें लिखा हुआ है, इसको आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट है देशांत, देशांत के अंदर भी 30 शीर्षक हैं, याद रखना, ठीक है? इसमें भी 30 शीर्षक हैं, और इसको आप एक बार पढ़ लेना चाहो तो। आगे है, उन्होंने पथेर दाबी नामक उपन्यास क्रांतिकारियों को संदेश देने के लिए लिखा था। ये लिखा किसने था? तो ये शरत चंद्र ने लिखा था भई, है ना? ये जितनी भी बातें इसमें की गई हैं वो शरत चंद्र के हैं, उसी का जीवन है ना? आगे देखते हैं, शरत चंद्र का ये मानना था कि स्वराज केवल क्रांति से ही आ सकता है, अहिंसा से नहीं आ सकता, है ना? मुख्य पात्र को बात करें, इनका मृत्यु को देख लेना एक बार। 16 जनवरी 1938 को मृत्यु हो गई थी शरत चंद्र की। मुख्य पात्र इसमें कौन है? केदारनाथ नाना है, मोतीलाल पिता है, भुवन मोहिनी माता है, अघोरनाथ इसके छोटे नाना, मनिंद्र छोटे नाना का बेटा, शरत चंद्र का सहपाठी है, ठाकुरदास इसके बड़े मामा का नाम था, अक्षय पंडित पहले गुरु का नाम था, और बाकी इसमें यहाँ पर जो दोस्त वगैरह दिए गए हैं इनको एक बार देख लेना, ठीक है? इसमें से पात्र आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। विशेष घटनाएँ क्या हैं? तो कथा की जो शुरुआत है वो भागलपुर इसके ननिहाल से होती है, ठीक है? उसका जो जो जीवन है वो कहाँ पे बीता था? जन्म हुआ था देवानंदपुर में। लेकिन इसका जो शुरुआत है कथा की वो हुई है भागलपुर ननिहाल से। उनके नाना लोग गांगुली परिवार के थे, ये याद रखना। मोक्षदा से सैव रीति से इसने विवाह किया था, और शरत चंद्र ने मूल्य पर निबंध लिखने की योजना बनाई थी, है ना? अलग-अलग मूल्यों पर निबंध लिखने की योजना बनाई थी, लेकिन ये अधूरा ही रह गया था, केवल इसमें से नारी का मूल्य ही लिख पाए थे, ठीक है? नारी, समाज, धर्म, अधर्म, ईश्वर, वेश्या, नशा, सत्य, आत्मा, झूठ का मूल्य, पुरुष का मूल्य, सांख्य का मूल्य, साहित्य का मूल्य और वेदांत का मूल्य। ये सब पर मूल्य लिखे इन पर निबंध लिखने की योजना थी शरत चंद्र की, लेकिन वो अधूरी रह गई उनकी इच्छा, और केवल नारी का मूल्य ही लिखा जा सका था, ये ध्यान रखना। क्या भूलूँ, क्या याद करूँ, ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथाएँ आप जानते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा, बिल्कुल। आत्मकथा इनकी क्या है? तस्वीर है। ये इसे 4 भागों में लिखा गया है। 4 भाग आपको क्रम से याद रखने हैं।
ठीक है, इनका क्रम पूछा जाता है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को स्मृति याज्ञा यात्रा यज्ञ कहा है, इंपॉर्टेंट है ना? आगे देखते हैं इस आत्मकथा के संबंध में मुख्य कथन एक बार देख लेते हैं। धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि यह हिंदी के हजार वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतना बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। ये धर्मवीर भारती का कथन है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व भी नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथे बन सकेंगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है। ये सिंह मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं। यह हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है, ये नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं। सारांश एक बार आप देख लीजिएगा भाई, है ना? श्यामा से इनका पहला विवाह हुआ था, जिनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है? बच्चन अपनी बात को यहाँ पर विराम देते हैं। बच्चन बचपन से लेकर के इसकी विवाह और मौत तक का इसमें वर्णन है। सबसे पहले अपने गाँव का उल्लेख करते हैं, अमोड़ा बाबूपट्टी। बच्चन कैथी लिपि को कायस्थों की लिपि कहते हैं। अकबर प्रदत्त हुक्के का दृष्टांत देते हैं। बच्चन के जो दादाजी थे ललितपुर में जेल दरोगा थे, याद रखना। बच्चन के पिताजी का जन्म भी वहीं हुआ था। बच्चन 44 वर्ष की उम्र में पीएचडी करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए थे, लंदन, ठीक है? और बच्चन ने पायनियर अखबार में बतौर गश्ती एजेंट भी काम किया था। बच्चन अपने माता-पिता की छठवीं संतान थे। बच्चन को लक्ष्मीनिया चमारिन के हाथों उनकी माँ ने 5 पैसे में बेच दिया था, ये ध्यान रखना, ठीक है? बच्चन का जो महिला बच्चन का जो बचपन था वो मोहल्ला चक में बीता था, याद रखना। आगे देखते हैं इनका पहला विवाह हुआ था श्यामा से, दूसरा विवाह जो हुआ था ना वो हुआ था तेजी से। तेजी नाम था इनकी दूसरी पत्नी का नाम, जिसका बेटा है अमिताभ बच्चन। बच्चन श्यामा को जॉय कहता था और श्यामा बच्चन को सफरिंग कह करके पुकारती थी। बच्चन गांधी की राजनीति को प्रतीकात्मक कविता कहते हैं और बच्चन अपनी कविता को जीवनवादी कहते हैं। मुख्य पात्रों में इनके आते हैं, मिट्ठू लाल से शुरुआत करते हैं। नायब कोतवाल इनके परदादा थे। मिट्ठू लाल बच्चन के परदादा थे, ये याद रखना, ठीक है? और इनके दादा परदादा ने ही इनका जो पुश्तैनी मकान था गाँव में उसको बनवाया था, लेकिन गरीबी के समय पर ये थोड़ा-थोड़ा करके बेचते रहे, है ना? राधा मिट्ठू लाल की बहन का नाम था, बच्चन की परबुआ। भोलानाथ मिट्ठू लाल का पुत्र था, यानी कि दादा था इनका। और भोलानाथ संतोषी प्रवृत्ति का था, ये ध्यान रखना। लंबे समय तक ललितपुर में जेल दरोगा रहने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वापस इलाहाबाद आ बसे। महारानी ये राधा की पुत्री थी, बुद्धि महारानी की पुत्री थी। तुलसी ये इनका जो रिश्ता है ना वो खुद तय कर लेना, है ना? तुलसी भोलानाथ की पुत्री थी, बच्चन के पिता की बहन। प्रताप नारायण कौन थे? भोलानाथ के पुत्र और बच्चन के पिताजी। बच्चन के पिताजी का क्या नाम था? प्रताप नारायण था। सुरसती सरस्वती थी, यानी कि बच्चन की माँ। बच्चन की माँ बड़े परिवार की थी और शिक्षित थी। बच्चन पर उनका बड़ा बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा था। मंगल पंडित ये कौन था? बच्चन परिवार के सहृदय और गाढ़े वक्त में हमेशा इनके साथ खड़े रहे। गाढ़े वक्त का मतलब है बुरा वक्त। आगे है सुंदर मंगल की पत्नी करकल मंगल का पुत्र का नाम था। करकल बचपन बच्चन का अभिन्न मित्र था, उसका विवाह चंपा से हुआ था, ठीक है? चंपा कौन थी? करकल की पत्नी थी और उसकी मृत्यु बारिश में भीगने के कारण असमय ही हो गई थी। चंपा की मृत्यु भी हो गई थी, है ना? याद रखना। और आगे देखते हैं चंपा और बच्चन के अंदर बच्चन में करकल की मृत्यु उपरांत ये संबंध उपजता है और वे हो जाती है। कुसुंदर को लेकर बद्रीनाथ चली जाती है और जहाँ पर वह कड़ी यातनाएँ झेलती है, इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है? श्यामा कौन है? बच्चन की पहली पत्नी का नाम था, याद रखना। आगे देखते हैं और श्यामा की मृत्यु कैसे हुई थी ये पूछा जा सकता है, तो क्षय रोग होने से हुई थी। क्षय रोग यानी कि टीबी, ठीक है? क्षय रोग किसे बोलते हैं? टीबी बोलते हैं, इसे तपेदिक भी बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं। ठीक है? पहले जो क्षय रोग की बीमारी थी वो किसको हुआ था? क्षय रोग किसको हुआ था पहले? हरिवंश राय बच्चन जी को हुआ था, लेकिन उसकी सेवा करते-करते श्यामा को हो गया। अब बच्चन साहब तो ठीक हो गए, लेकिन श्यामा चल बसी। शालिग्राम बच्चन के छोटे भाई हैं, शैल कुमारी बच्चन की बहन, विश्वनाथ प्रसाद बच्चन के अंग्रेजी ट्यूटर। अन्य पात्रों में महीगिनिया, मेघनिया, लक्ष्मीनिया, मनसा, गणेश प्रसाद, रामचंद्र, रामचरण शुक्ल, श्री कृष्ण, प्रकाशो, प्रकाशो का नाम पूछा जाता है, महेश मुक्त, राजनाथ पांडे। प्रमुख उदाहरणों में देख लेना एक बार, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा यहाँ पर, है ना? आप पॉज करके देख लेना। आप उधरी ये रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। आत्मकथा की प्रथम कड़ी इनके आत्मकथा के 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम कड़ी हाथ से नाम से 2005 में आई और दूसरी कड़ी आप उधरी नाम से 2015 ना
में है, ठीक है? और ये युद्धरत आम आदमी की संपादक भी रही थी, ये जो पत्रिका निकलती थी। रमनिका गुप्ता जी ने इसका संपादन भी किया था। आपउदरी का मतलब है एक जिद्दी लड़की, ठीक है? ये पंजाबी का शब्द है और जिद्दी लड़की की आत्मकथा रमनिका गुप्ता द्वारा 2015 में लिखी गई। और ये भी याद रखना, ये रमनिका गुप्ता कवयित्री, कहानीकार, उपन्यासकार, संपादक, मजदूर यूनियन की नेता भी रही हैं और नारीवादी कार्यकर्ता थी। मृत्यु से पहले ये झारखंड में मांडू नामक जिले की विधायिका थी। आपउदरी का अर्थ होता है वह स्त्री जो अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से जीवन जीती है। ठीक है? आपउदरी एक पंजाबी नाम है जिसका अर्थ जिद्दी लड़की है, ये पीवाईक्यू है, ये ध्यान रखना। रमनिका बचपन से ही जिद्दी और क्रांतिकारी स्वभाव की लड़की थी। एक बार जब इनके घरवालों ने इसे चुन्नी ओढ़ने के लिए बोला, तो इन्होंने कहा था कि मुझे नहीं चाहिए अच्छे घर के रिवाज, मैं नहीं बनूँगी अच्छे घर की लड़की। यह सब पुरानी बातें मैं नहीं मानूँगी, कोई पुरानी बात, मैं अपना ही रिवाज चलाऊँगी खुद अपने आप। लेखिका बचपन के शोषण के साथ अपने प्रेम तक के सफर को निडर होकर के आत्मकथा में स्थान देती हैं और इसी को लेकर के मैनेजर पांडे कहते हैं कि आप उधरी एक दिलचस्प और दिलकश आत्मकथा है। आत्मकथा में पंजाबी भाषा का भरपूर प्रयोग किया गया है। ये एक स्त्री की आत्मकथा है। इसमें समय का इतिहास दर्ज है। इसमें विभाजन के समय के दंगे दर्ज हैं। इसमें बिहार के राजनेताओं के चेहरे की असलियत दिखती है। इसमें पारदर्शी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। यह आत्मकथा इसलिए भी विशिष्ट है कि रमनिका जी ने जैसा जीवन जिया, महसूस किया, वैसा ही उन्होंने लिखा है। भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई जी के द्वारा हास्य व्यंग्य कहानी है। याद रखना, व्यंग्यात्मक कहानी है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर करारी चोट करती है। इस कहानी का जो नायक है भोला राम है और भोला राम को रिटायर हुए 5 साल हो गए, लेकिन अनंत निवेदनों के बावजूद भी उन्हें पेंशन नहीं मिल पाई क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी थी। कहानी इस व्यंग्य के साथ समाप्त होती है कि भोला राम की मौत के बाद उसकी आत्मा अर्थात उसका जीव यमराज के पास ना जाकर पेंशन ऑफिस में छिपकर अपनी पेंशन का इंतजार करने लगता है। आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है? धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, भोला राम का जीव, नारद मुनि, भोला राम की पत्नी, भोला राम की बेटी, चपरासी और साहब, ठीक है? जो भजन मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं। प्रमुख उद्धरण इसमें भाई आप देख लेना, ठीक है? आगे देखती हूँ। प्रमुख उद्धरण क्या है, पूरी कहानी मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इसको आप पढ़ लेना। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र ने लिखा है। ये हिंदी और उर्दू भाषा के रचनाकार हैं। कृष्ण चंद्र का जो आरंभिक लेखन है वो उर्दू में है। आजादी के बाद इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया था। जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग्य की लिखी हुई कहानी है, हास्य व्यंग्य शैली में। और इस कहानी में सरकारी जीवन शैली और लाल फीताशाही की मिश्रित भ्रष्टाचारी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। ये जहाँ इंसानियत की जगह व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। सारांश इसका देखते हैं। जामुन का पेड़ हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर एक करारा व्यंग्य है। एक आदमी तूफान में जामुन के पेड़ के नीचे दब जाता है। अब उसे बचाने के लिए पेड़ काटा जाए या ना काटा जाए, इसी सवाल को सुलझाने के लिए प्रशासन और उसके कारिंदे इस तरह की कार्यशैली अपनाते हैं कि आदेश आने तक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जैसा कि हो रहा होता है। प्रमुख उद्धरण इसका आप एक बार देख लेना भाई, है ना? मर चुका था ये आदमी। संस्कृति के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? और 1959 में इस पुस्तक के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था दिनकर जी को। इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारतीय संस्कृति के उन पड़ावों का जिक्र किया है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के रूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे ऐसे 4 सोपान मानते हैं: आर्य आगमन, जैन बौद्ध आंदोलन, इस्लाम का आगमन और यूरोप का आगमन। ठीक है? ये 4 सोपान उन्होंने माने हैं। याद रखना, दिनकर जी अपनी इस पुस्तक को साहित्य और दर्शन का महल कहते हैं। ये अभी शायद 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। साहित्य और दर्शन का महल कहते हैं, जहाँ इतिहास की हैसियत एक किराएदार की है। ये पुस्तक याद रखना 4 खंडों में बाँटकर भारतीय संस्कृति को समझने का आर्थक सार्थक प्रयास है और ये 4 अध्यायों में विभक्त है। ये 4 अध्याय आपको क्रम से याद रखने हैं। भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव 3 प्रकरण है इसके अंदर। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह 7 प्रकरण है। हिंदू संस्कृति और इस्लाम 12 प्रकरण। भारतीय संस्कृति और यूरोप 17 प्रकरण। यह पुस्तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। ये अभी 2024 में ही प्रश्न पूछा गया था और वो भी कूट के माध्यम से। ये पुस्तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है और इसकी जो भूमिका है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, ठीक है? ये भूमिका के रूप में ही पूछा जाता है। हालाँकि जो प्रस्तावना थी वो इन्होंने लिखी थी, भूमिका जबकि स्वयं लेखक ने लिखी थी, ठीक है? आगे है प्रमुख तथ्य। प्रथम अध्याय इसमें कौन-सा है? प्रथम अध्याय से संबंधित आप भई पढ़ लेना, ठीक है? ये तो मैं नहीं बताऊँगी इतना तो। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
दिनकर आर्यों का जो मूल स्थान है वो कहाँ मानते हैं? रूस के दक्षिण में मानते हैं, ठीक है? रूस के दक्षिण में मानते हैं, ये ध्यान रखना। जाति की अवधारणा का उद्भव समस्त मानव समुदायों को आर्य व्रत में कस लेने के लिए हुआ था, ऐसा दिनकर जी का मत है। और ये बताते हैं कि वैदिक भारत में अंतर जातीय विवाह अपमानजनक नहीं माने जाते थे। नेक्स्ट है, ये भी पूछा जा चुका है, दिनकर भारतीय संस्कृति की उपमा विभिन्न औषधियों के मिश्रण से बने काढ़े को देते हैं, जिसको औटाने का श्रेय आर्यों को जाता है। द्वितीय अध्याय में क्या है? दिनकर द्वितीय अध्याय को प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह कहते हैं। यह अध्याय जैन बौद्ध आंदोलनों का है, ठीक है? जैन बौद्ध आंदोलन का है। अहिंसा, मोक्ष, निराशावाद आदि को दिनकर उपनिषदीय खोज मानते हैं। अहिंसा और तप जैन धर्म की दो बड़ी विशेषता। अगर आपको इतना टाइम मिल जाए, वैसे 6 तारीख को एग्ज़ाम है और कल आपको ये वीडियो मिल पाएगी सुबह, है ना? मैंने आज ही डाल दी थी, लेकिन वो बीच में रुक गई थी, इसलिए मुझे दोबारा करना पड़ रहा है इसको, है ना? अगर आपको ये सुबह जब भी ये वीडियो मिले, अगर टाइम रहे, तो आप इसको पूरा पॉज़ करके ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है? हर लाइन में प्रश्न है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रही हूँ। दिनकर बौद्ध धर्म को हिंदुत्व का ही संशोधित रूप मानते हैं। प्रबोध चंद्रोदय नाटक में बौद्ध जैन धर्म के पतित रूप का वर्णन किया गया है। तृतीय अध्याय की बात करें, तो दिनकर जी भारतीय संस्कृति को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करने का जो तीसरा अध्याय है, वो इस्लाम के उदय को मानते हैं। इस्लाम का अर्थ है शांति में प्रवेश करना। दिनकर सूफी मत पर भारतीय संस्कारों का प्रभाव मानते हैं और उनके अनुसार सौंदर्य से प्रेम और प्रेम से मुक्ति सूफी सिद्धांतों का निचोड़ है। भारत में इस्लामी शासन का प्रमुख कारण देश में केंद्रीय सत्ता का अभाव था, ऐसा दिनकर का मत है। दिनकर मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रति हिंदुओं की अनुरक्ति और मुसलमानों की घृणा को दोनों के अलगाव का कारण मानते हैं। अमीर खुसरो को इन्होंने हिंदी और उर्दू का पितामह कहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है? अमीर खुसरो को राष्ट्रवादी मुसलमानों का अग्रणी महापुरुष किसने कहा है? तो दिनकर जी ने कहा है। दिनकर जी हिंदू मुस्लिम एकता के 3 बड़े नेता मानते हैं, कबीर, अकबर और गांधी, ठीक है? हिंदू मुस्लिम एकता को इन्होंने स्थापित करने की पूरी कोशिश की थी। दिनकर कबीर को सूफी कहते हैं, ठीक है? कबीर को इन्होंने सूफी कहा है, ये याद रखना। आगे है, वे तुलसी को उत्तर भारत की जनता की दृष्टि में सर्वविश्वसनीय कहते हैं, किसको? तुलसीदास को। भूषण के काव्य को शुद्ध हिंदू राष्ट्रीयता का काव्य कहा गया है दिनकर जी के द्वारा। वे मुस्लिम हिंदी कवियों में रहीम, रसखान और ताज इनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। आगे कहते हैं, दिनकर के अनुसार इस्लाम के आगमन से उत्तर भारत की राजनीतिक एकता एकता मजबूत हुई और धर्म की नई चेतना उत्पन्न हुई, किंतु भारतीय दर्शन तथा विचारधारा पर इस्लाम का कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा। अकबर ने अल्लोपनिषद लिखवाया था, ठीक है? ये भी इसमें कहा गया है। और आगे वो एक चीज़ और कहते हैं कि दिनकर भक्ति को प्रावैदिक तत्व मानते हैं। उन्होंने भक्ति आंदोलन का मूल ग्रंथ भागवत को न मानकर आलवारों के पद संकलन प्रबंध को मानने का आग्रह किया है। ठीक है? दूध पीना। दिनकर ने अमृत और हलाहल के 2 संघर्षों का जिक्र किया है। ठीक है? दिनकर ने अमृत और हलाहल के 2 संघर्षों का जिक्र किया है। प्रथम अकबर और शेख अहमद सरिंदी का और दूसरा गांधी और गोडसे का, ये 2 जिक्र इसमें किए गए हैं। ठीक है? दिनकर ने शाहजहां, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिनकर ने शाहजहां के व्यक्तित्व को फटा हुआ कहा है, जिसका एक भाग दारा शिकोह है और दूसरा औरंगजेब है। दिनकर ने दारा शिकोह को पराजित पीयूष की उपाधि दी है और दिनकर ने गुरु गोविंद सिंह को परशुराम का अवतार बताया है, जो कि 10वें गुरु थे किसके? सिखों के। दिनकर ने इस्लामी शासन में बाद में आई उदारता के कारण ईरानी प्रभाव को माना है। गाथा सप्तशती को सांसारिक काव्य का प्राचीनतम नमूना मानते हैं। गाथा सप्तशती को प्रेम की स्वतंत्र रूप से अभ्यर्थना सभ्य सर्वप्रथम कबीर ने की थी। मृत्यु कामना का उद्भव कबीर में हुआ। दिनकर इसे सूफी तत्व कहते हैं। अकबर के शासन काल में जो फारसी है, ये राजभाषा बनी थी उस वक्त अकबर के राज दरबार की, ठीक है? उससे पहले कौन सी थी? बाबर और हुमायूं के समय में तो हिंदी राजभाषा थी, ऐसा ये कहते हैं। फारसी को दिनकर हिंदी की मौसेरी बहन कहते हैं। दिनकर के अनुसार खड़ी बोली को साहित्य की भाषा मुसलमानों ने बनाया था। दिनकर जी कहते हैं कि उर्दू का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। दिनकर के अनुसार बहमनी साम्राज्य के सांप्रदायिक सद्भावना पूर्ण वातावरण में कवियों ने फारसी द्वंद्व में आगरा दिल्ली की स्थानीय बोली में कविता की थी। ठीक है? आगे और पढ़ लेना। दिनकर ने उर्दू के फारसी ईरानीकरण के 3 कारण माने थे। फारसी लिपि का प्रयोग, पतनशील मनोवृत्ति, सांप्रदायिक नीति बनाना और उसकी पृष्ठभूमि प्रकाशित करना। खड़ी बोली को मूलतः हिंदुओं की बोली समझते हैं। अकबर से पहले राज दरबार का हिसाब किताब रखने के लिए हिंदी का प्रयोग होता था, ये ध्यान रखना। और टोडरमल के आग्रह पर अकबर ने फारसी को स्थान दे दिया था।
उर्दू गद्य का जो वास्तविक आरंभ है फोर्ट विलियम कॉलेज से मानते हैं, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर हुई थी। दिनकर ने सूफियों को इस्लाम के सर्वोत्तम मानव कहा है और दिनकर वर्तमान युगीन दफ्तरी हिंदी को कठिन हिंदी कहते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि इसमें हर लाइन में प्रश्न छुपा हुआ है ना? हर लाइन में प्रश्न बन सकता है कहीं से भी उठा करके। यही सब कुछ पूछा जाता है आपको कूट में भी। चतुर्थ अध्याय भारतीय संस्कृति का चौथा सोपान दिनकर के अनुसार भारत में यूरोप का आगमन है और यूरोप के जो लोग यहाँ पर आए थे उनका क्रम यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले पुर्तगाली आप जानते हैं 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में कौन आया था? वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा का नाम आता है। इसने ये कहा जाता है कि इसने भारत की खोज की थी। सबसे पहले यूरोप से यही आया था। उसके बाद हॉलैंड निवासी आए, फिर फ्रांस और फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज आए तो ऐसे आए कि फिर जाने का नाम नहीं है। धर्म प्रचार के लिए मिशनरियों ने देश भाषाओं का सहारा लिया था। 1835 ईस्वी में शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी किए जाने की घोषणा हुई थी। दिनकर ने कंपनी सरकार की ढुलमुल भाषा नीति को स्थिर करने का श्रेय 1854 ईस्वी के वुड एजुकेशन डिस्पैच को दिया, यानी कि वुड डिस्पैच। ठीक है, ये वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में। और ये ध्यान रखना आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है ना, इतिहास का एक क्वेश्चन है। दिनकर के अनुसार भारतीय निरुक्त और व्याकरण को देखकर यूरोप के विद्वानों ने फोनेटिक्स यानी कि उच्चारण शास्त्र लिखना आरंभ किया था। दिनकर मानते हैं कि सायन की आत्मा ही मैक्स मूलर के रूप में जन्मी थी। दिनकर जर्मन रोमांटिक आंदोलन पर प्राचीन संस्कृत दर्शन एवं साहित्य का बृहद प्रभाव देखते हैं और दिनकर मोस्ट इंपोर्टेंट है दिनकर ये फोन है ले लो अगर ना कर रहा हो तो कुछ 19वीं सदी के नवोत्थान को प्रवृत्तिवाद का अनुपम उत्थान कहते हैं। अगर पढ़ रहा हो तो ठीक है। भारतीय साहित्य में क्रांतिकारी स्वर 19वीं सदी के बाद फूटे। ये गीता और वेदांत की प्रवृत्ति मार्गी टीका का परिणाम था। आगे कहते हैं कि सती प्रथा उन्मूलन का जो प्रथम प्रयास है वो किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ये बात बिल्कुल करेक्ट है ना? जीके का क्वेश्चन है। अकबर ने पहला प्रयास किया था सती प्रथा को खत्म करने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए थे और बाद में फिर किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। और राजा राम मोहन राय के पढ़ रहे हो? हाँ? अम, प्रथम प्रयास अकबर ने किया था और दूसरा राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में विलियम जो बेंटिक उस समय का जो गवर्नर जनरल का था, उससे उसको सुझाव दे करके उससे कहलवा करके, है ना? राजा राम मोहन राय ने कहा था किसको? विलियम बेंटिक को, और उसने पूरी तरह से इस पर रोक लगा दी थी, सती प्रथा पर, ये याद रखना। दिनकर के अनुसार ब्रह्म समाज को ईसाईयत की तरफ केशव चंद्र सेन ने जो मोड़ा था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। दिनकर राजा राम मोहन राय को विश्ववाद का प्रथम व्याख्याता मानते हैं। ब्रह्म समाज को दिनकर अद्वैतवादी संधुओं की संस्था कहते हैं। दिनकर तिलक को बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीयता का जनक कहते हैं। दिनकर दयानंद को विश्व मानवता का नेता कहते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे ही, है ना? केशव चंद्र सेन की सलाह पर स्वामी दयानंद ने अपने प्रचार की भाषा हिंदी की। दिनकर आर्य समाज को हिंदुत्व की खड़गधार कहते हैं, ये ध्यान रखना। दिनकर रामकृष्ण परमहंस को प्रकृति का प्यारा पुत्र कहते हैं। हिंदू धर्म की गहराई और माधुर्य की प्रतिमा तथा भारत की सनातन परंपरा का दैहिक रूप कहते हैं। किसको? रामकृष्ण परमहंस को। रामकृष्ण परमहंस कौन था? विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस को धर्म का जीता जागता रूप इन्होंने कहा है। दिनकर ने रामकृष्ण परमहंस को अनुभूति तथा विवेकानंद को व्याख्या क्या है, ये याद रखना। दिनकर विवेकानंद को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का पिता कहते हैं, है ना? एक एक पॉइंट में क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। गीता का दूसरा आख्यान दिनकर के अनुसार लोकमान्य तिलक ने किया। महर्षि अरविंद स्वर्ग का भूमिकरण करना चाहते हैं। उनकी मूल थीम अतिमानस की अवधारणा अथवा अतिमानव का विकास है। दिनकर कहते हैं कि गांधी जी ने परमात्मा के दर्शन सदाचार में किए। दिनकर के अनुसार गांधी जी भूमि का स्वर्गीकरण करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आत्मा का धर्म नामक अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। राधाकृष्णन समबुद्धि को सम्यक ज्ञान नाम देते हैं। दिनकर यूरोप के विश्व नेतृत्व का श्री गणेश कोलंबस द्वारा अमेरिका तथा वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज से मानते हैं। दिनकर ने सैयद अहमद खान को बहावी आंदोलन का सबसे प्रभावशाली नेता माना है, ये भी ध्यान रखना। दिनकर ने राजभक्त मुसलमानों का जो नेता है किसको माना है? सर सैयद अहमद खान को माना है। ये पीवाई क्यू यहाँ पर है, पूछा जा चुका है। दिनकर रविंद्र और इकबाल दोनों को नवोत्थान का क्या कहते हैं? नवोत्थान का कवि कहते हैं। ठीक है, नवोत्थान का भाई कवि है ये।
ये कृषि नहीं है, ठीक है? कवि कहते हैं, ये याद रखना। इकबाल अपनी अवधारणा के महामानव को मानवता के वृक्ष का अंतिम फल कहते हैं, ठीक है? ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर शाहजहाँ ने 1 मिनट हो गया। इकबाल अपनी अवधारणा के मानव महामानव को मानवता के वृक्ष का अंतिम फल कहते हैं, ठीक है? दिनकर इकबाल के महामानव को नीत्शे के सुपरमैन का अरबी अनुवाद कहते हैं। महामानव को नीत्शे के सुपरमैन का अरबी अनुवाद कहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद दूसरी बार 1920 के असहयोग आंदोलन में हुआ था। है ना? एकता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे पहली बार, तो ये कब लड़े थे? पहली बार कब लड़े थे? जो 1857 का स्वाधीनता संग्राम हुआ था जो पहला वाला, ठीक है? आगे दिनकर मुस्लिम लीग को आराम तलब अमीरों की संख्या कहते हैं। किसको? मुस्लिम लीग को। गांधी, नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद को दिनकर ने तत्कालीन राजनीति की वृहत्रयी कहा है। शाहजहां ने औरंगजेब का जो दूसरा नाम था वो नवरंग बिहारी रखा था और औरंगजेब कौन था? शाहजहां का बेटा था। एक साहित्यिक की डायरी को थोड़ा-सा देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उन पर मैं यहाँ पर हाइलाइट कर दूँगी। एक साहित्यिक की डायरी मुक्ति बोध के द्वारा लिखी गई है। मुक्ति बोध का जन्म हुआ था 1917 में और 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। निबंध शैली में लिखा गया है ना? इस साहित्यिक की डायरी समझ करके आप डायरी मत समझ लेना, ये निबंध शैली में है। गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। मुक्तिबोध की मृत्यु के पहले श्रीकांत वर्मा ने उनकी केवल एक साहित्यिक की डायरी प्रकाशित नवंबर 1958 ईस्वी में वसुधा में प्रकाशित की थी, जिसका दूसरा संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ से उनकी मृत्यु के 2 महीने बाद 25 जून सन 2000 में हुआ था। इसके पात्र 2 हैं, लेखक और केशव, ये याद रखना। मुक्तिबोध जी के चिंतन परक ग्रंथ हैं, एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता के आत्मसंघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। भारत का इतिहास और संस्कृति इतिहास लिखी गई उनकी पुस्तक का नाम है। काठ का सपना तथा सतह से उठता आदमी उनके कहानी संग्रह हैं और विपात्रा इनका उपन्यास है। उन्होंने वसुधा और नया खून आदि पत्रों में संपादन सहयोग किया था। पुस्तक का अंश देख लेना एक बार, ये बताते हैं कि डायरी शब्द एक भ्रम पैदा करता है। एक साहित्यिक की डायरी नाम से लिखा गया है, इसलिए सबको ऐसा लगता है कि ये डायरी है और ये गलतफ़हमी भी हो सकती है कि मुक्तिबोध की डायरियाँ भी तिथिवार डायरियाँ होंगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि एक साहित्यिक की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम था जिसके अंतर्गत समय-समय पर मुक्तिबोध को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की छूट ना केवल संपादक की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होती थी। वसुधा के पहले नागपुर के नया खून साप्ताहिक पत्रिका में वह एक साहित्यिक की डायरी स्तंभ के अंतर्गत कभी अर्ध साहित्यिक और कभी गैर साहित्यिक विषयों पर छोटी-छोटी टिप्पणियां लिखा करते थे, जो एक अलग संकलन के रूप में प्रकाशन के लिए प्रस्तावित है। मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ देता है। इसमें कुल 13 निबंध हैं जिनकी विषय सूची यहाँ पर दे रखी है। तीसरा छंद एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली 1 और नए की जन्म कुंडली 2। ठीक है, ये 8वां है और 9वां है वीरकर। 10वां है विशिष्ट और अद्वितीय, 11वां है कुटुयान और काव्य सत्य, 12वां है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और दूसरा है 13वां है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। मेरी तिब्बत यात्रा ये राहुल सांकृत्यान जी के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है, 1937 में प्रकाशित हुआ था और तिब्बत के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है? इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है पुस्तक की विषय सूची, लहासा से उत्तर की ओर, चाड की ओर, साकै की ओर, जेनम की ओर, नेपाल की ओर, लहासा की ओर, ये परिशिष्ट है। प्राक कथन इसमें देख लेना, यात्रा के अंतिम 2 अध्याय सरस्वती पत्रिका में निकले थे, चित्र सरस्वती तथा प्रवासी बांग्ला में प्रकाशित हुए थे। बिलाकों के देने के लिए हम दोनों पत्रों के आभारी हैं। प्रमुख उद्धरण आप इसमें एक बार पढ़ लेना, ठीक है? आगे अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। इनकी 2 यात्रा वृत्तांत है, इंपॉर्टेंट है जो अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। ठीक है? इसमें अरे यायावर रहेगा याद में भारतीय क्षेत्रों की यात्रा का वर्णन है, जबकि एक बूंद सहसा उछली में यूरोपीय यात्रा का वर्णन है। ठीक है? आगे देखते हैं राहुल के बाद अज्ञे हैं जिन्हें दूसरा पितामह भी कहा जाता है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साहित्यकार के रूप में इनको भी पहचान मिली है। और राहों के अन्वेषी के रूप में विख्यात अज्ञे अपने जीवन में देश-विदेश की अनेक यात्राएँ इन्होंने की थी। वे रमता राम की तरह सदा भ्रमण करते रहे। बहता पानी निर्मल जो शीर्षक वृत्तांत है उसमें अज्ञे लिखते हैं, यों तो वास्तविक जीवन में भी
मैं काफ़ी घूमा-भटका हूँ पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चलें, कोई नई जगह देखें और इस लालसा ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा है। पुस्तक की विषय सूची देख लेते हैं। परशुराम से तुर्कम, एक टायर की राम कहानी, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा माजुली, बहता पानी निर्मल, सागर सेवित मेघ मेघलित, कन्याकुमारी। ये इसके 8 भाग हैं और इनको आठों को आपको अच्छे से याद रख लेना है। ये इसका सारांश दे रखा है। प्रमुख पंक्तियाँ इसमें 2-3 हैं जो आप पढ़ लेना भई, है ना? मैं तो थक गई। और चलिए, अगर अब आप देख लेना, है ना? और नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। ये मैं पहले करा चुकी इसलिए मुझे थोड़ा इसको शॉर्ट में कराना पड़ा है ना? और देख लेना, वो वीडियो देख लेना, ये देख लेना, कोई भी।